नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के ट्रिपल ई बैंक चैनल में आपका स्वागत है। इससे पहले हम लोगों ने 8 वीडियो अपलोड कर दिया है। ये हमारा 9वां वीडियो बनने जा रहा है। ये इसमें हम लोग 193 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 192 तक सॉल्व कर लिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देख लें, फिर यहाँ से कंटिन्यू करें। आशा कर रहा हूँ कि आपको मज़ा आ रहा होगा एक जनरेटर की सीरीज में, और आपका एक अलग ही कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो रहा होगा जनरेटर के बारे में। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं 193 से, जो वन लाइनर है हमारा। तो चलिए, तो देखिए आज का हमारा पहला सवाल है 193। देखिए क्या पूछ रहा है। ए कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज यूज्ड इफ़ द मशीन इज सब्जेक्टेड टू वायलेंट फ्लक्चुएशन इन लोड। तो बोल रहा है कि जो हमारा कंपनसेटिंग वाइंडिंग है उसको हम इसलिए यूज करते हैं यदि मशीन में बुरी तरह से फ्लक्चुएशन या क्या बोलते हैं ख़राब फ्लक्चुएशन जो वोल्टेज का हो रहा है, और उस कारण से जो लोड में फ्लक्चुएशन आ रहा है, तो क्या उसको दूर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग का। तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा आर्मेचर रिएक्शन होता है वो क्या करता है, मैन फ्लक्स को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करता है, ख़त्म करने की कोशिश करता है। तो इस कारण से क्या होता है कि लोड में फ्लक्चुएशन आने लगता है आउटपुट पे, ठीक ना। तो इस फ्लक्चुएशन को दूर, ये जो हमारा आर्मेचर रिएक्शन के कारण डिस्टर्बेंस आ रहा था, तो इसको ख़त्म करने के लिए हम लोग कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज करते थे। तो एक चीज़ और याद रखिएगा, बार बार हम लोग जिक्र कर रहे हैं कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज हम लोग कहाँ करेंगे, आर्मेचर में, रोटर में। आर्मेचर जो होता है इसमें हम लोग सीरीज में इसको लगाते हैं, ठीक ना। और ये आर्मेचर रिएक्शन को ख़त्म करता है ईएमएफ प्रोड्यूस करके, ठीक। तो वही बोल रहा है कि फ्लक्चुएशन को ख़त्म करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो यस, लोड में फ्लक्चुएशन हो रहा होगा इस कारण से, क्योंकि ये डिस्टॉर्ट हो रहा था ये मैन फ्लक्स। तो जिस कारण से आउटपुट में फ्लक्चुएशन आ रहा था, तो उसी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम लोग इसको यूज किए कंपनसेटिंग वाइंडिंग को। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 193 का यस। तो 193 का हो जाएगा यस। देखिए 194 क्या बोल रहे हैं। 194 हमारा सवाल है, नंबर ऑफ आर्मेचर एम्पियर टर्न पर पोल फॉर कंपनसेटिंग वाइंडिंग। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग के लिए जो हमारा नंबर ऑफ आर्मेचर एम्पियर टर्न पर पोल होता है वो होता है पोल आर्क। कंपनसेटिंग वाइंडिंग इक्वल टू होता है पोल आर्क अपॉन पोल पिच, ठीक। और इनटू हो जाएगा आर्मेचर आर्मेचर एम्पियर टर्न पर पोल, ठीक। तो यहाँ 0.2 नहीं होगा, यहाँ होगा पोल आर्क अपन पोल पिच, ठीक। तो यहाँ पे अगर वो रहता तो सही होता था। तो ये आंसर हमारा यहाँ का हो जाएगा 194 का नो। तो ये फार्मूला लिख लीजिएगा कहीं पे, ठीक ना, और याद रखना आपको, क्योंकि डायरेक्ट पूछा जाएगा एग्जाम में। अब देखिए 195 हमारा सवाल क्या पूछ रहा है। 195 हमारा है कि कम्यूटेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ करंट कलेक्टिंग बाय द ब्रशेस। तो सही बोल रहा है कि जो ब्रश पे जो हमारा ब्रश लगा हुआ है, तो कम्यूटेशन, ये हमारा कम्यूटेटर है मान लीजिए, ठीक। यहाँ पे सेगमेंट बना हुआ छोटा छोटा, इसमें ब्रश लगा हुआ, और जो आर्मेचर का कंडक्टर है वो भीतर से आके लगता है और ऊपर में ब्रश लगा हुआ रहता है। तो ये करंट कलेक्टिंग का काम कर रहा है ब्रश, ठीक। तो पूरा कम्यूटेशन प्रोसेस में ही क्या होता है कि करंट कलेक्ट होता है। तो बाय द ब्रश, यस, प्रोसेस ऑफ करंट कलेक्टिंग बाय द ब्रश और द चेंजेस विच टेक प्लेस इन ए कॉयल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ शॉर्ट सर्किट बाय द ब्रश। तो देखिए इसका मतलब हो गया, देखिए ये पूरा सवाल का जो सेंस आता है कि हमको पूछ रहा है कि कम्यूटेशन मीन्स क्या होता है, कि बोल रहा है कि कम्यूटेशन मीन्स होता है प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ करंट, जो करंट का कलेक्शन करते हैं, क्या वो प्रोसेस को कम्यूटेशन कहते हैं। या जब ब्रश शॉर्ट सर्किट हो रहा होता है, शॉर्ट सर्किट के दौरान जो कॉयल में बदलाव आ रहा है, ब्रश के ऊपर जो करंट कलेक्ट हो रहा है, क्या उस कम्यूटेशन का मतलब वो होता है। तो यस, तो कम्यूटेशन का मतलब ये होता है कि करंट को ब्रश द्वारा कलेक्ट करवाना और आउटपुट पे एसी या क्या बोलते हैं एसी डीसी प्रोवाइड करवाना, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 195 का यस। अब देखिए 196 हमारा क्या बोल रहा है, द मैन कॉज विच मेक्स द करेंट रिवर्सल इम्पॉसिबल इन द स्पेसिफाइड पीरियड इज द प्रोडक्शन ऑफ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉयल अंडरगोइंग कम्यूटेशन। तो इसका अर्थ हो गया हमारा, तो देखिए इसका पूरा अर्थ हो जा रहा है कि जब हमारा कॉयल कम्यूटेशन अंडर, मतलब कम्यूटेशन का प्रोसेस हो रहा है, ठीक। कॉयल कम्यूटेशन में गया हुआ है, कम्यूटेशन का प्रोसेस चल रहा है, तो उस दौरान जो कॉयल में सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, तो क्या वही जो है करंट को रिवर्स होने नहीं देता है। मतलब अगर करंट रिवर्स हो जाएगा तो हमको आउटपुट पे डीसी नहीं मिलेगा, फिर एसी हो जाएगा। तो हम लोग करंट को रिवर्स होने नहीं देते हैं। तो उसका मेन कारण ये है कि जो कॉयल में इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है ना, तो उसी कारण से वो जो जैसे ये वाला कम्यूटेटर सेगमेंट है, और इससे जैसे ही आगे ब्रश मूव करेगा, तो उस टाइम करंट का डायरेक्शन रिवर्स नहीं हो जाना चाहिए, ठीक ना। अगर रिवर्स हो जाएगा तो फिर एसी डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि हमको एक ही डायरेक्शन में करंट चाहिए। डीसी का मतलब क्या होता है कि
कांस्टेंट आउटपुट देना चाहिए, ठीक ना। एक ही डायरेक्शन में करंट का फ्लो होना चाहिए। अगर दोनों डायरेक्शन में होने लगा कि माइनस में भी हो रहा प्लस में भी हो रहा, तब तो वो एसी हो जाएगा। तो वही पूछ रहा है कि क्या बोलते हैं, करंट को रिवर्सल होने से कौन रोकता है जब कम्यूटेशन में गया हुआ होता है कॉयल। तो मेन काउच क्या है कि जो कॉयल में इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ है, उत्पन्न हुआ है, वही मेन कारण है जो करंट को रिवर्स होने नहीं देता है। तो यस हो जाएगा, ठीक है, कि करंट जिसके उसी के कारण से रिवर्स नहीं होता जो कॉयल में इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ है, ठीक है। तो 196 का आंसर हो जाएगा हमारा यस। अब देखिए 197 क्या पूछ रहा है, इन रेजिस्टेंस कम्यूटेशन मेथड लो रेजिस्टेंस कॉपर ब्रशेस आर रिप्लेस बाय कंपेरेटिवली हाई रेजिस्टेंस डैश ब्रशेस, ठीक ना। तो यहाँ हो जाएगा हाई रेजिस्टेंस कार्बन ब्रशेस। जो हमारा रेजिस्टेंस कम्यूटेशन मेथड होता है उसमें लो ब्रशेस को किससे रिप्लेस करते हैं हम लोग, तो लो ब्रशेस को कार्बन का हाई रेजिस्टेंस ब्रशेस से रिप्लेस करते हैं, ठीक। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा कार्बन 197 का। अब देखिए 198 क्या पूछ रहा है। वैसे वन लाइनर में ठीक है ना, उतना मज़ा नहीं आता जितना एमसीक्यू में आता है, तो बोर नहीं होना आपको, ठीक ना। तो देखिए 197 क्या पूछ रहा है, ये तो हो गया हमारा 197। 198 देख लीजिए क्या बोल रहा है, कार्बन ब्रशेस हैव हाई कांटेक्ट रेजिस्टेंस होता है। कार्बन ब्रशेस जो लगा हुआ रहता है इसका कांटेक्ट रेजिस्ट, यहाँ पे जो कांटेक्ट हो रहा है ना, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हाई। तो 198 का क्या हो जाएगा, हाई, ठीक। अब देखिए 199 क्या पूछ रहा है, द रिवर्सिंग ईएमएफ कैन बी प्रोड्यूस बाय यूजिंग इंटरपोल और कॉमपोल। तो सही बोला, जब हमारा हम लोग इंटरपोल या कॉमपोल उस क्यों यूज करते हैं, उसी को बोलते हैं, ठीक ना। तो क्या बोलते हैं, इंटरपोल का यूज इसीलिए करते हैं ताकि जो हमारा आर्मेचर रिएक्शन हुआ, ये हमारा आर्मेचर है, ठीक, और इसमें रिएक्शन हुआ तो मैन फ्लक्स को क्या करेगा, ये क्या बोलते हैं, मैन फ्लक्स को डिस्टर्ब करेगा। तो इसके कारण से एम क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। तो इसको एम शिफ्ट ना हो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इंटरपोल लगाते हैं, और वो इंटरपोल में एक सीरीज आर्मेचर के साथ सीरीज का एक वाइंडिंग करते हैं। तो आर्मेचर में जो फ्लक्स उत्पन्न हुआ जिस कारण से मैन फ्लक्स को वो डिस्टर्ब किया, तो अब अगर हम जो आर्मेचर में फ्लक्स उत्पन्न हुआ है उतना उससे थोड़ा बहुत ईएमएफ आएगा, अगर उतना ईएमएफ हम किसी और माध्यम से प्रोड्यूस कर लें तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, ठीक ना। मतलब यहाँ पे जो हम लोग वाइंडिंग लगाए ये भी थोड़ा ईएमएफ मान लीजिए ई2 आया, और यहाँ पे आर्मेचर में जो करंट फ्लो हो रहा था जिस कारण से फ्लक्स आया और उससे थोड़ा ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, मान लीजिए वो ई1 हुआ था। तो अगर हम ई1 को न्यूट्रलाइज कर दे किसी भी तरह से, तो क्या होगा, जो हमारा आर्मेचर रिएक्शन हो रहा था वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग इंटरपोल का यूज किए, यहाँ पे थोड़ा वाइंडिंग लगाए, यहाँ पे ई2 वैल्यू का कुछ ईएमएफ लाए जितना यहाँ प्रोड्यूस हो रहा था, तो ये और ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा, तो मैन फ्लक्स के कारण से जो ईएमएफ आउटपुट पे आ रहा था तो हमको उतना ही मिल जाएगा। तो इसलिए हम लोग कॉमपोल या इंटरपोल का यूज करते हैं, ठीक ना। तो वही बोल रहा है कि रिवर्सल ईएमएफ कैन बी प्रोड्यूस यूजिंग इंटरपोल और कॉमपोल, यस। तो रिवर्सल ही ना प्रोड्यूस करेंगे कि यहाँ जितना हुआ उसका अपोजिट डायरेक्शन में इधर प्रोड्यूस की कॉमपोल में। तो यस हो जाएगा, ठीक ना, 199 का यस। अब देखिए 200 नंबर सवाल क्या पूछ रहा है, देखिए तो 200 देख लेते हैं, इक्वलाइजर कनेक्शन आर मोस्टली यूज्ड इन। तो हम बार बार आपको बताएं तो हमारा जो लैब बाइंडिंग होता है उसी में हम लोग इक्वलाइजर रिंग का यूज करते हैं, ठीक है ना। क्यों करते हैं, ताकि जो कम्यूटेटर में वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो जाए, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग यहाँ पे मतलब कॉपर वायर का लगाते हैं, जो जिसका लो रेजिस्टेंस होता है कॉपर वायर यहाँ लगाते हैं, ठीक ना। तो ये क्या करता है, क्या बोलते हैं, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल कर देता है, और ये सॉरी जो हमारा तो हमारा जो इक्वलाइजर बार था तो उसको हम लोग लैब बाइंडिंग में यूज करते हैं और यहाँ पे लगाते हैं, ठीक ना। इक्वलाइजर बार कॉपर वायर का होता है और इसका लो रेजिस्टेंस होता है। ये क्या करता है, जो कम्यूटेशन जो हमारा हो रहा है तो यहाँ पे जो वोल्टेज, ये वायर तो जुट रहा होगा यहाँ पे, फिर मान लीजिए ये वाला वायर यहाँ कम्यूटेशन ये क्या सेगमेंट है, कटा होता है उसमें कम्यूटेटर में। तो एक एक कंडक्टर आके यहाँ पे जुड़ा होता है। तो अगर वोल्टेज अनइक्वल आएगा यहाँ पे तो कम्यूटेशन में भी करंट अनइक्वल हो जाएगा, तो कम्यूटेशन प्रोसेस सही से हो नहीं पाएगा। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक कॉपर का वायर लगाते हैं अपोजिट साइड में, कम्यूटेटर का अपोजिट साइड में। और ये भी पूछता है कहाँ लगाते हैं, तो कम्यूटेटर का अपोजिट साइड में लगाते हैं ताकि वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो जाए और करंट भी यहाँ पे सही से कम्यूटेशन प्रोसेस हो सके, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 200 का, हमारा 200 का आंसर हो जाएगा यूज इन लैब बाइंडिंग में यूज करते हैं, ये भी याद रखना है, वही पूछा है हमारा। अब 201 नंबर देखिए क्या बोल रहे हैं, नो नो
नो लोड सेचुरेशन करेक्टरिस्टिक इज ऑल्सो नोन एज ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक्स। अब लोड लगा हुआ ही नहीं है तो ओपन सर्किट है ये भी। ठीक, अब लोड लगा हुआ नहीं है तो इसको हम लोग क्या ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक बोलेंगे? तो हाँ, ओपन सर्किट ही करेक्टरिस्टिक बोलते हैं, ठीक ना इसको। तो 201 का हो जाएगा हमारा यस। अब 202 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। इंटरनल और टोटल करेक्टरिस्टिक इज ए इंटरेस्ट मेनली टू द डिज़ाइनर। अब जो किसी मशीन का इंटरनल करेक्टरिस्टिक जो होता है, जो ईजी जनरेट हो रहा है, उसके बाद आईएफ उसमें क्या फ्लक्स क्या प्रोवाइड हो रहा है, तो ये इंटरनल पार्ट है, ठीक ना। तो इंटरनल में क्या ईजी आ रहा है, मतलब क्या जनरेट हो रहा है, तो ये जो मशीन का डिज़ाइन कर रहा है उसके लिए इंटरेस्टिंग पार्ट है ना, कि क्या जनरेट हो रहा है वो मतलब अगर वो सही से वो क्या बोलते हैं डिसाइड करके नहीं देगा या उसका परफॉर्मेंस देख के नहीं सही से ठीक ठाक करेगा, तो हमको जो मिलेगा जनरेटर हम खरीदने जाएंगे तो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं देगा। तो डिजाइनर के लिए इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा है? इंटरनल करेक्टरिस्टिक। वही पूछ रहा है कि जो मशीन बनाता है डिजाइनर जो है उसके लिए इम्पॉर्टेंट या इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा है? तो इंटरनल करेक्टरिस्टिक या टोटल करेक्ट और या टोटल करेक्टरिस्टिक्स, तो उसी को बोलते हैं, तो यस हो जाएगा, ठीक ना। उसके लिए इंटरेस्ट का पार्ट है इंटरनल करेक्टरिस्टिक। हम लोग के लिए एक्सटर्नल, क्योंकि आउटपुट पे हमको तो VT मिलेगा, तो एक्सटर्नल करेक्टर मतलब एक्सटर्नल परफॉर्मेंस जो है वो हमारे लिए इंटरेस्ट का पार्ट है, जो खरीदेगा, और जो बना रहा है उसके लिए इंटरनल करेक्टरिस्टिक उसका इंटरेस्ट का पार्ट होगा, ठीक ना। जब भी हम लोग मशीन खरीदने जाते हैं तो हम लोग क्या आउटपुट पे कितना मिलेगा ये देखते हैं। हम लोग बोलते हैं हमको 1 वाट का मोटर दीजिए या 1 HP का जनरेटर दीजिए, तो वो हमारा इंटरनल करेक्टरिस्टिक्स है, उस बेसिस पे हम लोग डिमांड कर रहे होते हैं कि आउटपुट पे इतना वोल्टेज चाहिए हमको, ठीक ना। तो वही सवाल था, कुछ उतना हार्ड है नहीं। उसके बाद देखिए 203 नंबर हमारा क्या पूछ रहा है। इंटरनल करेक्टरिस्टिक इज ऑल्सो रेफर एज परफॉर्मेंस करेक्टरिस्टिक्स, तो नो। परफॉर्मेंस करेक्टरिस्टिक आउटपुट पे जो मिलेगा वो ना होगा, तो इंटरनल करेक्टरिस्टिक्स कैसे हो जाएगा? उसको हम नहीं बोल सकते हैं कि बोल रहा है कि दोनों क्या सेम चीज़ है, तो नहीं है। इंटरनल करेक्टरिस्टिक्स अलग चीज़ है, परफॉर्मेंस करेक्टरिस्टिक्स अलग चीज़ है, तो दोनों को एक नहीं बोल सकते। मतलब रेफर मतलब वही हुआ कि दोनों एक ही चीज़ है, नहीं। तो 203 का क्या हो जाएगा? नो। अब देखिए 204 नंबर क्या पूछ रहा है। एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक्स गिव रिलेशन बिटवीन द टर्मिनल वोल्टेज एंड डैश करंट। तो आउटपुट पे हमको क्या मिलता है? टर्मिनल वोल्टेज मिलता है, और हमको लोड लगाते हैं तो लोड करंट मिलता है, तो ये दोनों के बीच ना ये करेक्टरिस्टिक्स हम लोग एक्सटर्नल वाला जो होता है हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो क्या होगा? लोड करंट। तो देखिए यहाँ पे 204 का आंसर हो जाएगा लोड करंट, ठीक। अब देखिए 205 नंबर क्या बोल रहा था। ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक्स इज ऑप्टेन बाय कैलकुलेटिंग द रेजिस्टेंस ड्रॉप फॉर ए फ्यू वैल्यू ऑफ करंट एंड एडिंग दिस टू द वोल्टेज शोन बाय द एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक्स। तो देखिए इसका ये बोल रहा है कि ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक्स है तो ये हमेशा तो ज़्यादा ही होगा जो एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक हमारा आएगा, तो ये तो हमेशा लेस देन होगा। मतलब ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक हमेशा ज़्यादा होगा जो एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक आएगा, ठीक ना। तो क्यों? क्योंकि देखिए जब ओपन सर्किट हमारा रहेगा, मान लीजिए वहाँ पे कुछ आउटपुट में कुछ जुड़ा हुआ है ही नहीं, तो लॉस तो हो नहीं रहा होगा, तो यहाँ मान लीजिए ईजी जनरेट हो रहा होगा तो आउटपुट पे भी ईजी मिल जाएगा हमको, ठीक। तो VT बराबर वही बराबर हो जाएगा ईजी के, टर्मिनल वोल्टेज के। अब जब हम लोग लोड लगा देंगे तो एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पे लोड करंट फ्लो होने लगेगा, तो थोड़ा सा ड्रॉप होगा। तो ड्रॉप होगा तो क्या बोलते हैं जो हमारा VT मिलेगा वो थोड़ा कम मिलेगा एज कम्पेयर टू ईजी, तो ईजी क्या होगा यहाँ, जो VT होगा वो लेस देन होगा ईजी, और वहाँ पे VT हमारा बराबर हो रहा था। तो वही बोल रहा है कि जो ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक आएगा हमारा, मान लीजिए ओपन सर्किट करेक्टरिस्टिक मान लीजिए ई ई नॉट मान लेते हैं, ठीक। तो E0 हमारा हो जाएगा जो हमारा मान लीजिए एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक आएगा, और प्लस जो ड्रॉप आएगा दोनों के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि दोनों को जब मान लीजिए एक्सटर्नल निकालेंगे तो ये माइनस करेंगे तभी एक्सटर्नल निकलेगा कि थोड़ा सा ड्रॉप हुआ। अब मान लीजिए जो हमारा क्या बोलते हैं जब इनपुट मतलब लोड लगा हुआ नहीं है तो उस टाइम पे क्या होगा, दोनों का एडिशन मतलब ड्रॉप उस टाइम तो हम देख ही नहीं रहे, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तभी इसके इक्वल होगा। क्योंकि ड्रॉप को घटाते हैं तो एक्सटर्नल आता है, मतलब एक्सटर्नल अगर निकालेंगे हम लोग तो E0 में ड्रॉप घटाएंगे तभी ना एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक्स देगा हमको, ठीक। तो वही पूछ रहा है कि एडिशन होता है एक्सटर्नल करेक्टरिस्टिक्स का और ड्रॉप का, तो यस। तो आंसर हो जाएगा 205 का, 205 का यस हो जाएगा, ठीक। अब 206 नंबर देख लेते हैं।
206 नंबर देखिए क्या पूछ रहा है। 206 नंबर सवाल है, द ग्रेट एडवांटेज ऑफ सेपरेट एक्साइटेशन ओवर ऑल अदर फॉर्म ऑफ एक्साइटेशन इज दैट द करंट इज इंटायरली इंडिपेंडेंट ऑफ लोड करंट इन द आर्मेचर। तो बोल रहा है कि जो हमारा सेपरेटली एक्साइटेशन है उसका एडवांटेज ये है कि उसका उसका जो करंट होता है, मतलब फील्ड का जो करंट होता है वो लोड करंट से इंडिपेंडेंट होता है। तो क्या सही बोल रहा है? तो यस हो जाएगा इसका आंसर, 206 का हो जाएगा यस। अब देखिए कैसे होगा। जो हमारा सेपरेटली एक्साइटेड होता है मशीन, तो मान लीजिए ये आर्मेचर का रेजिस्टेंस है, ये आर्मेचर है हमारा। अब सेपरेटली एक्साइटेड होगा तो अलग से फील्ड में हम लोग बाइंडिंग देंगे, ये अलग से बैटरी कनेक्शन करेंगे। यहाँ से तो कुछ हमारा मतलब रहेगा नहीं सप्लाई से। वैसे आउटपुट पे तो हमको सप्लाई मिलेगा, तो यहाँ से हम लोग रोटेट करवाएंगे, ठीक ना, जनरेटर में। तो जो हमारा फील्ड वाइंडिंग है उसको इस सप्लाई से कोई मतलब नहीं, यहाँ से जो करंट फ्लो होगा लोड करंट से कोई मतलब नहीं होता, ये इंडिपेंडेंट होता है, क्योंकि यहाँ फील्ड फ्लक्स बनाने के लिए अलग से बैटरी लगा दी है। तो वही सवाल है कि क्या ये इंडिपेंडेंट होता है लोड करंट से? लोड करंट यहाँ फ्लो होगा और ये आई एफ यहाँ से फ्लो होगा, तो आई एफ के लिए हम लोग बैटरी लगा दिए अलग से, तो इसको आई एल से कोई मतलब है नहीं है, तो सही है। तो यस हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहता, इंडिपेंडेंट रहता है वो। अब 207 नंबर देखिए क्या बोल रहा, फील्ड द सर्किट रेजिस्टेंस above द क्रिटिकल फील्ड रेजिस्टेंस विल फेल टू प्रोड्यूस बिल्डअप द वोल्टेज इन ए जनरेटर। तो बोल रहा है कि अगर हमारा जो फील्ड रेजिस्टेंस है वो एबव हो जाए, मतलब ज़्यादा हो जाए अगर क्रिटिकल रेजिस्टेंस से, तो हमारा जनरेटर जो होगा वो वोल्टेज जनरेट करने में फेल हो जाएगा, मतलब वोल्टेज जनरेट नहीं कर पाएगा। तो सही है या गलत है? तो सही बोल रहा है, क्योंकि आरसी अगर बड़ा हो आरएफ से तभी वोल्टेज जनरेट होगा, बार बार बताए हैं। तो हमारा सवाल बोल रहा है कि अगर आरएफ बड़ा हो गया आरसी से तो क्या जनरेट हो नहीं होगा वोल्टेज जनरेट। तो क्या स्टेटमेंट सही है? तो सही है कि अगर आरएफ बड़ा हो जाएगा आरसी से तो वोल्टेज जनरेट फेल हो जाएगा, वोल्टेज जनरेट करने में मशीन कैपेबल नहीं होगा, मतलब फेल हो गया। तो सही बोल रहा है, तो यस हो जाएगा, 207 का हो जाएगा हमारा यस। अब देखिए 208 नंबर क्या बोल रहा है, the term voltage regulation is used to indicate the degree of change in armature voltage produced by the applications of load। तो बोल रहा है कि जो हमारा वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो चेंज इन वोल्टेज होता है, मतलब डिग्री, डिग्री का मतलब हो गया कि वही कि कितना चेंज हो रहा है, मतलब कितना, ठीक ना। चेंज इन आर्मेचर वोल्टेज प्रोड्यूस बाय एप्लीकेशन, मतलब जब हमारा नो लोड लगा हुआ है, जब हम एप्लीकेशन ऑफ लोड, जब हम लोड लगा दिए, तो मान लीजिए लोड लगा दिए फुल लोड, तो क्या ये वोल्टेज रेगुलेशन ये चेंजिंग प्रोड्यूस करता है, डिग्री ऑफ चेंज, मतलब चेंज होता है इसमें, तो यही इंडिकेट करता है। तो यस, डिग्री ऑफ चेंज इंडिकेट करता है वोल्टेज रेगुलेशन हमारा, तो यहाँ भी फुल लोड होता है, ठीक ना। तो यस हो जाएगा, तो 208 का क्या होगा हमारा, 208 हो जाएगा यस। अब देखिए 209 क्या बोल रहा है, 209 हो बोल रहा है, ए शंट जनरेटर फाइंड एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन वेयर डायनेमिक ब्रेकिंग इज एम्प्लॉय। तो देखिए ट्रैक्शन वगैरह में हम लोग शंट जनरेटर का यूज वगैरह नहीं करते, ठीक ना, वहाँ पे सीरीज वगैरह का यूज करते हैं। तो यहाँ पे शंट जनरेटर फाइंड एप्लीकेशन इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन वेयर डायनेमिक, बोल रहा है कि अगर डायनेमिक ब्रेकिंग करवाना है तो क्या शंट जनरेटर का यूज करेंगे, तो होगा नहीं। तो 209 का हो जाएगा नो, शंट जनरेटर का यूज नहीं करते हम लोग। एन ओवर कंपाउंड जनरेटर, 210 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, एन ओवर कंपाउंड जनरेटर इज वन हुज टर्मिनल वोल्टेज फॉल विद द एप्लीकेशन ऑफ लोड। तो ओवर कंपाउंड में क्या होता है, जो ओवर कंपाउंड में क्या फ्लक्स ज़्यादा होता है, फ्लक्स ज़्यादा होगा तो हमारा आउटपुट पे वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। तो वो जो टर्मिनल देखिए ई नॉट हो गया हमारा नो लोड वोल्टेज, हाँ, और जब ओवर कंपाउंड जनरेटर होगा तो ई नॉट छोटा हो जाएगा एज कम्पेयर टू टर्मिनल वोल्टेज, ठीक। तो मतलब टर्मिनल वोल्टेज ज़्यादा होता है ओवर कंपाउंड में। तो बोल रहा है कि यहाँ फॉल हो जाएगा, बोल रहा है कि टर्मिनल वोल्टेज जो हमारा ई नॉट है उससे छोटा होगा, तो रॉन्ग, क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज बड़ा होता है, छोटा नहीं ओवर कंपाउंड में। ये अगर अंडर कंपाउंड बोलता तो टर्मिनल वोल्टेज छोटा होता, लेकिन यहाँ ओवर कंपाउंड है, तो फॉल लिख दिया तो यह हो जाएगा नो, 210 का हो गया नो। अगर यहाँ पे क्या बोलते हैं, बोलता अगर अंडर कंपाउंड तो यस हो जाता, ठीक, लेकिन ओवर कंपाउंड है तो टर्मिनल वोल्टेज फॉल नहीं होगा, एबव हो जाएगा, ठीक। अब 211 देखिए क्या बोल रहा है,
In case of compound wound generator, the degree of compounding may be adjusted by means of diverter which shunts the series field। ठीक, तो देखिए जहाँ पे कंपाउंड वर्ड आ गया ना, तो वहाँ बस एक बात याद रखना है कि वहाँ सीरीज फील्ड और शंट फील्ड, मतलब सीरीज जनरेटर और शंट जनरेटर दोनों का एडिशन है। ठीक, तो बोल रहा है कि कंपाउंडिंग मतलब हो गया एडिशन। ठीक, सीरीज और शंट जनरेटर का। और डिग्री ऑफ कंपाउंडिंग जो है, मतलब हम लोग जो चेंज करेंगे कंपाउंडिंग किसको एडजस्ट करके, तो हम लोग ने दो चीज़ इसमें पढ़ा था कंपाउंड बाउंड जनरेटर में। ये होता है, एक होता है शॉर्ट शंट, देखिए ये सीरीज हो गया, सीरीज फील्ड है हमारा। और यहाँ पे एक ये आर्मेचर का रेजिस्टेंस हो गया। और यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ फील्ड वाइंडिंग को पूरा लगा दें तो ये हो जाएगा लॉन्ग शंट, और अगर यहाँ पे जोड़ देंगे तो शॉर्ट शंट हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ कंपाउंडिंग जो है किस पे क्या बोलते हैं एडजस्ट हो रहा है, वो फील्ड को एडजस्ट करने से डिग्री ऑफ कंपाउंडिंग भी एडजस्ट होगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि तो क्या ये सही है, तो यस हो जाएगा। ठीक, तो 211 का हो जाएगा यस, कि शंट को चेंज करने डाइवर्ट करने से हमारा डिग्री ऑफ कंपाउंडिंग भी चेंज हो जाएगा सीरीज फील्ड के सीरीज फील्ड के आसपास अगर हम लोग फील्ड को चेंज करेंगे तो। ठीक, तो 212 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। ए फ्लैट कंपाउंड जनरेटर हैज़ लोड वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स इन विच नो लोड एंड फुल लोड वोल्टेज आर अनइक्वल। तो फ्लैट कंपाउंड में क्या होता है, फ्लैट कंपाउंड या लेवल कंपाउंड दोनों एक ही जनरेटर है, दोनों एक ही, मतलब एक ही जनरेटर का दो नाम है। तो इसमें क्या होता है, जो आउटपुट पे वोल्टेज मतलब नो लोड में होता है, तो जब लोडेड कंडीशन में भी होगा ना तो टर्मिनल इक्वल होगा। तो लिख रहा है कि क्या अनइक्वल वोल्टेज होता है फुल लोड में और नो लोड में, नो लोड कंडीशन में, तो हो जाएगा नो। तो नो लोड फुल लोड लगा रहे या कुछ भी रहे, तो आउट मतलब उस दोनों का फ्लैट कंपाउंड का मतलब ये होता है, फ्लैट मतलब क्या होता है कि बराबर। तो लोडेड कंडीशन में इसका जो आउटपुट आएगा वो नो लोड कंडीशन में जितना आउटपुट था उसके बराबर होगा। ठीक, तो यही है आंसर होता है। तो अनइक्वल लिखा है यहाँ, तो इक्वल होता है, तो 212 का हो जाएगा नो, रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक, अब देखिए 213 क्या बोला। 213 नंबर है द डैश कंपाउंड जनरेटर इज डिफाइंड एज द कंपाउंडिंग प्रोड्यूस व्हेन द सीरीज फील्ड एमएमएफ अपोज द शंट फील्ड एमएमएफ। तो देखिए ये क्या होता है, देखिए हम लोग का कंपाउंड जनरेटर जो होता है वो दो होता है, दो तरह का, एक होता है कॉम्युलेटिव, एक होता है डिफरेंशियल। ठीक, अब कॉम्युलेटिव में क्या होता है, जो टोटल फाई होता है, कंपाउंडिंग मतलब समझ में आ गया ना क्या होता है। कंपाउंडिंग का वर्ड का ही मतलब होता है कि अगर सीरीज और शंट, मतलब दो आदमी अगर एक साथ जुट गया है, सीरीज और शंट दो जनरेटर को अगर आपस में मिला दिए हम लोग तो कंपाउंड हो गया। तो कंपाउंड का दो टाइप बनता है, एक कॉम्युलेटिव बनता है, एक डिफरेंशियल बनता है। कॉम्युलेटिव मतलब होता है एडिशन। तो अगर सीरीज का फ्लक्स जो आ रहा है और शंट का फ्लक्स अगर एडिशन हो रहा है तो इसको बोलते हैं हम लोग कम्युलेटिव कंपाउंड। और अगर सीरीज वाला जो फ्लक्स आ रहा है वो अगर माइनस हो रहा शंट के साथ तो ये हो जाएगा टोटल फ्लक्स। देखिए टोटल फ्लक्स आएगा माइनस होके, ठीक ना, तो ये हो जाता है डिफरेंशियल। तो हम लोग को यहाँ सवाल पूछा है कि वह कौन सा जनरेटर है कंपाउंडिंग जनरेटर जो व्हेन सीरीज फील्ड एमएमएफ अपोज द शंट फील्ड, जो जिसका सीरीज फील्ड जो एमएमएफ आ रहा है वो शंट फील्ड के एमएमएफ को अपोज करता है। तो डिफरेंशियली में होता है अपोजिशन। माइनस कहाँ हो रहा है, डिफरेंशियली में। और प्लस कहाँ हो रहा था, एडिशन हो रहा था हमारा कॉम्युलेटिव में। तो यहाँ बोल रहा अपोज कर रहा है, अगर बोलता कि अपोज नहीं कर रहा है मतलब एडिशन कर रहा है तो हो जाता कॉम्युलेटिव, लेकिन यहाँ बोल रहा अपोज कर रहा है, तो अपोज कौन करता है, डिफरेंशियल। तो 213 का हो जाएगा डिफरेंशियली कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, अब देखिए 214 नंबर क्या है। 214 नंबर में बोल रहा है सीरीज जनरेटर आर यूज टू चार्ज बैटरी। यार कितना बार बताएं कि सीरीज जनरेटर का यूज हम लोग चार्ज बैटरी चार्ज करने के लिए करते ही नहीं है, हम लोग शंट जनरेटर का करते हैं, क्योंकि इसका कांस्टेंट होता है सब चीज़। वोल्टेज इसमें कांस्टेंट मिलेगा, थोड़ा सा ड्रॉप होकर मिलेगा तो वो नेग्लिजिबल मानते हैं। ठीक ना, तो अगर रोड देखिए मोटर भी जब पढ़ेंगे अगर कांस्टेंट का बात आ गया तो या तो हमेशा शंट होगा, अगर शंट नहीं है तो इसका एडवांस वर्जन बताया था क्या, फ्लैट कंपाउंड या लेवल कंपाउंड, वो भी कांस्टेंट वाला काम करता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ होगा रॉन्ग। सीरीज जनरेटर का यूज बैटरी चार्ज में नहीं करते हम लोग, शंट जनरेटर का करते हैं। ठीक, तो 214 का हो जाएगा नो। अब देखिए 215 क्या है। ए शंट जनरेटर इज यूज्ड एज ए आर्क वेल्डिंग जनरेटर। नो,
देखिए आर्क वेल्डिंग अगर हमको करना होगा तो यहाँ करंट का वैल्यू हमको ज़्यादा चाहिए, तो इसके लिए हम शंट जनरेटर का यूज नहीं करते, तो ये आंसर हो जाएगा गलत। ठीक, मतलब आर्क वेल्डिंग जहाँ पे करते हैं, वेल्डिंग वाला जो शॉप होता है जहाँ पे कबाड़ी वगैरह बनाया जाता है, तो वहाँ पे जो होता है ना, हमको हाई करंट का ज़रूरत होता है, नो कि हाई वोल्टेज। तो हाई करंट के लिए हम लोग शंट जनरेटर का यूज नहीं करते, तो ये हो जाएगा 215 का नो। ठीक, अब 215 हो गया। 216 देखिए क्या पूछ रहा है, जनरेटर आर रन इन पैरेलल टू इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस ओनली। अगर बताइए, ओनली लिख दिया, ठीक, जनरेटर को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, मान लीजिए जनरेटर का पैरेलल ऑपरेशन क्यों करते हैं, ताकि हमको अगर ज़्यादा वोल्टेज चाहिए तो वो देगा। ठीक, अगर एक जनरेटर ख़राब हो गया तो कंटिन्यूटी बना के सर्विस हमको देते रहेगा। मतलब जैसे मान लीजिए हमको 4 जनरेटर का ज़रूरत है, कहीं शादी हो रहा है, ठीक, तो हम लोग 4 जनरेटर को पैरेलल में इसलिए लगा के रखे हैं, दो काम तो 2 या 3 जनरेटर से हो जाएगा, लेकिन हम लोग 4 जनरेटर लगा के रखे हैं। ठीक, इसलिए लगा के रखे हैं ताकि अगर एक जनरेटर कभी ख़राब भी हो जाए ना, तो बाकी जो जनरेटर रखा हुआ है या लगा हुआ है उस जनरेटर से सप्लाई कंटिन्यूटी मिलता रहे, ताकि जो है लाइट बीच में कभी बंद ना हो। तो अगर बोल रहा है कि पैरेलल ऑपरेशन हम लोग सिर्फ इसलिए करते हैं कि कंटिन्यूटी बना रहे, नहीं कंटिन्यूटी बना रहे, इससे ये इसके लिए तो करती हैं, लेकिन ऑनली लगा दिया है। अगर ऑनली नहीं लगाता तो सही हो जाता, लेकिन हम लोग और कारण है जिसके कारण से पैरेलल ऑपरेशन करते हैं, हमको वोल्टेज भी बढ़ाना होता है कभी कभी, उसके लिए भी करते हैं। तो ऑनली नहीं होता तो सही होता है, लेकिन ऑनली लगा दिया है तो यहाँ हो जाएगा 216 का नो। ठीक, अब देखिए 217 क्या बोल रहे हैं। 217 सवाल है हमारा, 217 नंबर का सवाल है, पावर सोर्स आर रेयरली डुप्लीकेटेड इन होम और ऑटोमोबाइल सर्विस बट यूजुअली आर इन एयरक्राफ्ट मेरीन रेल इंडस्ट्री यूज। बोल रहा है कि जो हमारा पावर सोर्स है, पावर सोर्स डिवाइस जो होता है ना, उसका यूज हम लोग इसलिए करते हैं, मतलब पहले क्या था ना, हम लोग हमेशा वैक्यूम ट्यूब वगैरह वगैरह, मतलब बड़ा बड़ा जो बड़ा वोल्टेज का ट्रांसमिशन हो रहा है, उसमें हम लोग क्या करते थे पहले, ज़्यादातर यूज करते थे ट्रांसफार्मर वगैरह का। लेकिन अभी पावर डिवाइस आ गया जो हाई रेटिंग पे जो वर्क करता है ना, जो डिवाइस जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है वो जो हाई रेटिंग पे वर्क करता है उसको हम लोग पावर डिवाइस करते हैं। ठीक, पहले इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का यूज ही नहीं करते थे, पहले हम लोग मैनुअली यूज करते थे, या सर्किट ब्रेकर का भी पहले मैनुअली यूज करते थे। तो आजकल पावर डिवाइस आ गया तो हर एक चीज़ ऑटोमेटिक हो गया, लॉस भी घट गया। पहले मूवमेंट वाला डिवाइस होगा तो लॉस भी करेगा, तो वही बोल रहा कि जो पावर डिवाइस होता है वो हाई रेटिंग का होता है, तो हाई रेटिंग का हम लोग कम ही यूज करते हैं घर में ना, घर में लो रेटिंग का सारा सामान होता है हमारा। तो हम लोग कभी कभी यूज करते हैं, डुप्लीकेटेड इसलिए लिखा है कभी कि हम लोग कभी कभी यूज करते हैं, और ज़्यादातर कहाँ यूज करते हैं, एयरक्राफ्ट में, रेल में, तो ये सब तो हाई रेटिंग में चलने वाला सामान है, तो वहाँ पे यूज करते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा यस। तो 217 का हो जाएगा यस। अब देखिए 218 क्या बोल रहा है, इन पैरेलल सर्किट इज डिफाइंड एज वन इज विच डिफरेंट वोल्टेज एग्जिस्ट अक्रॉस ईच यूनिट द पैरेललिंग पॉइंट। तो इसका अर्थ हो गया हमारा, देखिए पैरेलल जो भी चीज़ होता है उस इसमें सवाल में बोल रहा है कि जो पैरेलल सर्किट हम लोग जो बनाते हैं, तो वो क्या डिफरेंट वोल्टेज एग्जिस्ट करता है प्रत्येक यूनिट में, जितना यूनिट लगा हुआ है। तो हम लोग पैरेलल ऑपरेशन में क्या जानते हैं कि पैरेलल करने से वोल्टेज सेम होता है, तो यहाँ लिखा है कि डिफरेंस होता है, तो रॉन्ग हो जाएगा। अगर सीरीज में क्या होता है, पैरेलल में हमारा वोल्टेज सेम होता है। ठीक, पैरेलल ऑपरेशन अगर हम लोग करेंगे दो चीज़ का, मान लीजिए दो सर्किट है, ये सर्किट 1 है, ये सर्किट 2 है, तो यहाँ वोल्टेज सेम हो जाएगा और करंट अलग अलग हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर हम जैसे हम लोग का घर वाला जितना भी स्विच लगा हुआ सब पैरेलल में है, और इसलिए तो हमारा हर एक घर में, किसी भी घर में आप बल्ब जलाइए, हर एक घर का वोल्टेज एक जैसा मिलेगा। मतलब अगर पहला रूम में मान लीजिए रोशनी दे रहा है 1000 ल्यूमेन, तो सेकेंड रूम में भी उतना ही रोशनी देगा अगर 1000 ल्यूमेन का बल्ब लगा हुआ, तो वोल्टेज घट नहीं रहा, कहीं भी इक्वल वोल्टेज मिलता है होल घर में। मोटर चलाइए, टीवी चलाइए, हर जगह एक वोल्टेज मिलेगा। तो हम लोग सब चीज़ पैरेलल में लगाते हैं अगर वोल्टेज को इक्वल करना हो। और अगर हम लोग को क्या बोलते, तो उस टाइम में क्या होता है, करंट अनइक्वल होता है। ठीक, और अगर करंट को इक्वल करना हो तो हम लोग सीरीज का यूज करते हैं, सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि पैरेलल में वोल्टेज ईच यूनिट में, अगर पैरेलल ऑपरेशन कर रहे हैं तो ईच यूनिट में वोल्टेज डिफरेंट हो जाता है, तो रॉन्ग, वोल्टेज इक्वल रहता है। तो इसका 218 का हो जाएगा हमारा नो, क्योंकि डिफरेंट लिख दिया, और पैरेलल ऑपरेशन में डिफरेंट नहीं होता, इक्वल होता है। अब देखिए 219 नंबर सवाल क्या है,
One of the condition of paralleling DC generator is that the polarities of the generator must be the same और कनेक्शन मस्ट बी इंटरचेंज अनटिल दे आर। तो बोल रहा है कि जो हमारा डीसी जनरेटर जो है उसको हम लोग पैरेलल ऑपरेशन करेंगे तो उसका पोलैरिटी सेम होना चाहिए, और नहीं है तो हम लोग इंटरचेंज करके सेम करेंगे। जब तक सेम नहीं होगा तब तक वो पैरेलल ऑपरेशन करेगा ही नहीं। हाँ, तो वही बोल रहा है। तो पोलैरिटी सेम होना चाहिए। अगर प्लस माइनस, अगर इसका मान लीजिए प्लस माइनस है तो सेकंड वाला का भी जनरेटर का प्लस माइनस ही होना चाहिए। तब पोलैरिटी अगर सेम होगा तो जब हम लोग केवीएल लगाएंगे ना या केसीएल कुछ भी लगाइए आप, तो उस टाइम में क्या होगा, जो मान लीजिए इसका E1 है तो अगर पोलैरिटी सेम होगा ना, देखिए डायग्राम दिखा देते हैं आपको कैसे होगा। मान लीजिए ये हमारा एक जनरेटर है, ठीक, और यहाँ पे प्लस माइनस है, ठीक, तो यहीं पे और एक जनरेटर हम लोग जोड़ेंगे तो पैरेलल ऑपरेशन हो जाएगा हमारा। तो यहाँ भी एक जनरेटर जोड़ेंगे तो इसका मान लीजिए E1 ये है तो यहाँ भी प्लस माइनस होना चाहिए E2, ताकि जब हम लोग केवीएल लगाएंगे ना तो देखिए यहाँ पे प्लस माइनस, तो प्लस E1 और माइनस E2 आ जाएगा, ठीक, प्लस E1 माइनस E2, तो ये दोनों काट के जीरो हो जाएगा। तो जीरो हो जाएगा तो क्या होगा ना, सर्कुलेटिंग करंट नहीं फ्लो होगा। और हमारा किसी भी डिवाइस में अगर सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होता है तो वो डिवाइस मतलब इतना डेंजर हो जाएगा कि अगर उसको कोई टच भी करेगा तो उसको झटका मार सकता है। अगर हाई रेटिंग का है तो मार ही देगा, जान मार देगा, ठीक ना। और सर्कुलेटिंग करंट हम लोग किसी भी हालत में फ्लो करने नहीं देना चाहते हैं। सर्कुलेटिंग करंट लॉस प्रोड्यूस कर देगा, और अगर एक जगह सर्कुलेट होगा तो एडी करंट भी आ जाएगा, हीट भी प्रोड्यूस होने लगेगा, तो एफिशिएंसी भी घटने लगेगा, डिवाइस मतलब वर्क भी नहीं कर पाएगा सही से। तो इसलिए सर्कुलेटिंग करंट को हम लोग हमेशा चाहते हैं कि ख़त्म हो जाए, ठीक ना। तो पैरेलल ऑपरेशन जब करेंगे तो अगर दोनों का पोलैरिटी अगर सेम नहीं रखेंगे तो देखिए यहाँ पे जीरो नहीं होगा। तो हम लोग इसीलिए उसको सेम पोलैरिटी रखते हैं ताकि जीरो हो जाए और सर्कुलेटिंग करंट फ्लो ना हो, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा, यस, पोलैरिटी सेम होता है, यस, 219 का हो जाएगा, यस। अब देखिए 220 नंबर क्या है, द प्राइम मूवर्स दैट ड्राइव द जनरेटर टू बी पैरेलल शुड हैव सिमिलर एंड स्टेबल रोटेशन स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बोल रहा है कि जो प्राइम मूवर है जो जनरेटर को ड्राइव कर रहा है, और दो जनरेटर को पैरेलल में दो जनरेटर लगा हुआ है, और उसको जो ड्राइव कर रहा है मतलब जो आईसी इंजन है, मतलब जो जिसमें हम लोग मान लीजिए कहीं पे पानी वानी के लिए हम लोग यूज़ नहीं करते हैं आईसी इंजन वगैरह, जिसमें पेट्रोल या केरोसिन तेल डाल के चलाते हैं जो इंजन को, या आटा पीसने वाला जो मशीन होता है, तो वही पर उसी का यूज करते हैं ना प्राइम मूवर में हम लोग। तो जो जनरेटर दो जनरेटर पैरेलल में लगा हुआ है तो उसको घुमाने के लिए जो हम लोग प्राइम मूवर लगाए हैं अलग अलग, तो उसका भी बोल रहा है कि सिमिलर एंड स्टेबल रोटेशन स्पीड करेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, कि उसका भी जो स्पीड करेक्टरिस्टिक्स है दोनों का प्राइम मूवर का सेम होना चाहिए जो दोनों जनरेटर को घुमा रहा है। मान लीजिए पहला जनरेटर ये है, ठीक, इसको एक प्राइम मूवर घुमा रहा है। अब सेकेंड जनरेटर ये है, उसको भी एक प्राइम मूवर कोई घुमा रहा होगा। तो बोल रहा है कि ये प्राइम मूवर और इस प्राइम मूवर का जो हमारा स्टेबल रोटेशन स्पीड करेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए और सिमिलर होना चाहिए। तो यस, ये दोनों का सिमिलर रोटेशन करेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए और स्टेबल भी होना चाहिए, ठीक। तो आंसर हो जाएगा 220 का, यस। अब देखिए 221 नंबर क्या है, वेन एवर जनरेटर आर इन पैरेलल देयर पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल आर रिस्पेक्टिवली कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड ऑफ द बस बार। तो बोल रहा है कि जो हमारा जो जनरेटर है पैरेलल में ऑपरेशन कर रहा है, अगर उसका प्लस माइनस टर्मिनल और रिस्पेक्टिवली जो प्लस माइनस टर्मिनल है क्या वो बस बार जो है उसके प्लस माइनस से कनेक्ट रहना चाहिए। तो यस, कनेक्ट रहना चाहिए। तो हो जाएगा 221 का, यस। तो इसमें वैसा कुछ समझाने का है नहीं, डायरेक्ट आपको जानना कि अगर मान लीजिए आउटपुट पे प्लस माइनस है तो बस बार में जो जोड़ेंगे तो कनेक्शन तो प्लस माइनस में नहीं जोड़ेंगे, ठीक, वही पूछ रहे हैं। अब देखिए 222 नंबर क्या है, अंडर कंपाउंडेड जनरेटर, जो अंडर कंपाउंड जनरेटर है हमारा, मतलब अंडर कंपाउंड मतलब क्या हो गया, जो E0 जो टर्मिनल पे वोल्टेज मिलेगा आउटपुट पे वो कम होना चाहिए जो नो लोड वोल्टेज हो रहा है, मतलब नो लोड कंडीशन में जो वोल्टेज है। अब जब हम लोड लगा दिए तो वो लेस देन होना चाहिए, तो अंडर कंपाउंड में ये होता है, ठीक। तो वही पूछ रहा है कि अंडर कंपाउंड जनरेटर may be operated satisfactorily in parallel in exact the same manner of shunt generator। तो एक करेक्टरिस्टिक्स हम आपको बताए थे कि ये फ्लैट जनरेटर हो गया, तो ये डिफरेंशियली हो गया, ये शंट हो गया, सेपरेटली हो गया, और अंडर कंपाउंड में भी इधर ही आ जाएगा, ठीक ना, यहाँ यहाँ आएगा, ठीक ना। शंट उसके मान लीजिए सेपरेटली होगा और शंट होगा, अंडर कंपाउंड होगा, फिर डिफरेंशियली होगा, ठीक।
तो शंट के तरह ही काम कर जाएगा, मतलब शंट जनरेटर का ही तो यूज पैरेलली ऑपरेशन में करते हैं ना, तो थोड़ा क्योंकि उसका ड्रॉपिंग करेक्टरिस्टिक्स होता है, तो इसका भी तो ड्रॉपिंग करेक्टरिस्टिक्स है अंडर कंपाउंड का भी, तो सेम मैनर में हम लोग यूज कर सकते हैं पैरेलल ऑपरेशन में, सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन कर देगा, ठीक है। तो वही पूछ रहा, तो यस हो जाएगा 222 का, क्या हो जाएगा 222 का हो जाएगा यस। समझ में आ गया होगा कि, और एक बार हम लोग बताएं भी है, तो पहले वाला वीडियो देखिएगा ना वहाँ से, तो अगर आप सीरियली देखते हुए आ रहे हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा ये वाला भी, ठीक। जिसका भी ड्रॉपिंग करेक्टरिस्टिक्स होगा, ठीक ना, उसको हम लोग आराम से सेटिस्फैक्टरीली पैरेलल ऑपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं, बस इतना समझना है आपको और कुछ नहीं समझना इसमें। और 223 नंबर देखिए क्या बोल रहे हैं, while operating over compound generator in parallel an equalizer must be connected to the armature side of the series field and on the side armature side of the series field on the side of same polarity of each machine। तो बोल रहा है कि जो हमारा अगर ओवर कंपाउंड जनरेटर का हम लोग पैरेलल ऑपरेशन कर रहे हैं, ठीक, तो हम लोग इक्वलाइजर बार का तो यूज करेंगे ही, मस्ट है, यूज करना पड़ेगा। और किस बोल रहा है कि आर्मेचर साइड में अगर दो पैरेलल ऑपरेशन जब भी होगा तो दो या तीन या उससे भी ज़्यादा जनरेटर होगा, तो अगर इसमें इक्वलाइजर बार का हम लोग यूज किए हैं आर्मेचर साइड में, तो इसमें भी आर्मेचर साइड में करेंगे, इसमें भी आर्मेचर साइड में करेंगे। तो वही बोल रहा है कि सेम पोलैरिटी साइड में, और प्रत्येक मशीन का सेम साइड में और सेम पोलैरिटी में यूज करेंगे तो यस हो जाएगा, ठीक है। अगर पैरेलल ऑपरेशन कर रहे हैं ओवर कंपाउंड जनरेटर का तो इक्वलाइजर बार यूज करेंगे, और आर्मेचर का साइड में करेंगे और सेम पोलैरिटी साइड में करेंगे सब मशीन का। अगर उसका पॉजिटिव में कर रहे हैं पहला मशीन का तो इसका भी पॉजिटिव में करेंगे, इसका भी पॉजिटिव में करेंगे आर्मेचर साइड में, ठीक ना, ये मतलब इक्वलाइजर बार लगाएंगे। तो 223 का हो जाएगा हमारा यस। अब देखिए 224 नंबर क्या है, तो आज हम लोग का जनरेटर सीरीज का सारा सवाल खत्म हो जाने वाला, 225 में ही खत्म है, ठीक ना। इसके बाद हम लोग या तो एक छोटा सा नोट्स दे देंगे, जो जैसे ही आप एग्ज़ाम किसी भी एग्ज़ाम में बैठने जाइएगा ना, तो उस उतना जनरेटर का सिर्फ उतना भी पढ़ के जा रहे हैं तो आपका बहुत सारा सवाल बनने वाला है। तो या तो वो बना देंगे एक वीडियो, और नहीं तो फिर मोटर से कंटिन्यू करेंगे, ठीक ना। तो जैसा होगा वैसा हम कर लेंगे, ठीक। मतलब एक शॉर्ट नोट्स का वीडियो बना के देना चाहते हैं आपको जनरेटर का, सिर्फ उसमें जनरेटर का कुछ कॉन्सेप्ट रहेगा, जितना मतलब पढ़ के सिर्फ आप जब एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उस टाइम रिवीजन के लिए वो वीडियो यूज कर सकते हैं। तो अब देखिए 224 नंबर क्या पूछ रहे हैं, द इक्वलाइजर कनेक्शन मस्ट हैव ए वेरी हाई रेजिस्टेंस। नो, इक्वलाइजर का क्या बोलते हैं, छोटा सा पतला कॉपर वायर होता है और इसका लो रेजिस्टेंस होता है, तो बोल रहा हाई रेजिस्टेंस होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा नो, 224 का हो जाएगा नो। इक्वलाइजर बार लैप बाइंडिंग में लगाते हैं, देखिए फिर से समझ ले, लैप बाइंडिंग में इक्वलाइजर बार लगाते हैं। क्या करना, इसका मतलब इसका मेन मकसद होता है जो कम्यूटेटर में जो वोल्टेज अनइक्वल हो रहा था उसको इक्वल करना, और यहाँ पे लगाते हैं लैप बाइंडिंग में एक कॉपर का वायर होता है पतला जैसा, और इसका लो रेजिस्टेंस होता है, ठीक। अब देखिए, अब 225 नंबर आज जनरेटर का अंतिम सवाल आ गया, द सीरीज फील्ड मस्ट हैव रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेटिंग ऑफ द रिस्पेक्टिव जनरेटर। तो बोल रहा है कि जो सीरीज फील्ड का जो रेजिस्टेंस है क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेटिंग ऑफ द जो जनरेटर लगा हुआ उसका, तो नो। तो आंसर हो जाएगा हमारा 225 का नो। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा पूरा जनरेटर सीरीज़ देखने के बाद। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा बार बार वीडियो को देखिए, इससे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आने वाला, और जो कुछ थोड़ा बहुत बच गया लेकिन इतना तो आपको आना ही चाहिए। अगर आप बीटेक का स्टूडेंट है तो ये बेसिक सबसे पहले क्लियर कीजिए, उसके बाद हम जेबी गुप्ता में आएंगे तो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा वो, ठीक ना। अगर आप देखिए, जो एई का एग्ज़ाम होता है उसमें क्या होता है ना, उसमें न्यूमेरिकल सेक्शन 30% होगा और 70% हो जाएगा आपका सब्जेक्टिव। लेकिन अगर आप गेट का देने जाएंगे तो उसमें क्या होगा ना, न्यूमेरिकल पे मेनली फोकस रहता है और 30% हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव। तो आप डिसाइड कीजिए कि अगर आप गेट का देने जा रहे हैं तो आपको न्यूमेरिकल पोर्शन देखना है, अगर आप एई का एग्ज़ाम देना हो तो आप 70% आपको ऑब्जेक्टिव ही देखना पड़ेगा। तो पहले आप आर के राजपूत को क्लियर कीजिए, उसके बाद आप जेबी गुप्ता में जाइए। अगर आर के राजपूत क्लियर करके नहीं गए और जेबी गुप्ता में फंस गए जाके, तो एक भी सवाल हिलने वाला आपका नहीं है, यहाँ से बेसिक बनाना ही होगा आपको। तो बार बार आप सारा सीरीज को देखिए, ठीक ना, आपका एक अलग सब कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। ज़्यादा टॉपिक देखिए रिवाइज नहीं हो रहा है, मैक्सिमम से अगर 10 टॉपिक को आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा ना तो सारा सवाल बनेगा आपका सारा जनरेटर का। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग दोस्तों में इसको शेयर किया कीजिए, ठीक ना।
और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, और ट्रिपल ई बैंक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए चैनल के नाम के बगल में एक सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, उसको आप प्रेस कर दें, और वहाँ पे एक घंटी बना हुआ होगा, उसको भी प्रेस कर दें, ताकि हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको मिलता रहे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें ताकि ज़रूरतमंदों तक पहुँच सके, जो कोचिंग एफर्ड नहीं कर पा रहा। आप बताइए, कोचिंग में 25,000 30,000 फ़ी लेके ये पढ़ाया जाता है आपको, तो सबके बस की बात तो है नहीं कि इतना फ़ी एफर्ड करके पढ़ सके। तो मेरा मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ्री में सारा चीज़ मिल सके, ठीक ना। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया कीजिए। हाँ, तो देखने के लिए धन्यवाद, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है।